नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज इंतजार खत्म हो चुका है बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का। 6 नवंबर और 11 नवंबर को होनी है वोटिंग और उसके बाद 3 दिन बाद 14 नवंबर को होगा रिजल्ट। देखिए, आने वाला समय बिहार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोक आस्था का महापर्व पहले है और उसके बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव। अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है तो तारीखें क्या कहती हैं, 2 चरणों में होना है, वो क्या कहते हैं, तमाम समीकरणों पर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुपम हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी और आउटपुट एडिटर प्रभात जी हैं। बहुत बहुत दोनों का आपका स्वागत है। पहला सवाल प्रभात जी आपसे ही, 2 चरणों में ये चुनाव हुआ है, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे देखते हैं? ज्ञानेश कुमार जी का आज का पूरा भाषण। जी देखिए, विकास ये है कि 2 चरणों में आप अगर पिछले 2 चुनावों को देखें 15 और 20 को, तो धीरे धीरे फेजेज कम हुए हैं। 15 में 5 फेज में हुआ था, 20 में 3 फेज में हुआ, इस बार 2 फेज में जैसा कि कयास लगाए भी जा रहे थे। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जिससे आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की तैयारी और बिहार की स्थिति दोनों मजबूत हुई है। तो 2 फेज में आप करा रहे हैं। 2 फेज में आपने कराया कैसे? अभी मैं मैप देख रहा था, तो जिन जिलों को इन्होंने पहले फेज में लिया है वो सेंट्रल बिहार के इलाके हैं। बाकी आप नॉर्थ वेस्ट साइड से शुरू कीजिए, वेस्ट की तरफ से नॉर्थ पूरा ऊपर आइए, फिर आप ईस्ट साइड में आ रहे हैं और वहाँ से फिर साउथ की तरफ आप बढ़ते हुए वेस्ट आ जाइए। तो ये जो यू बन रहा है, यू, तो ये सेकंड फेज के हैं। बीच में जो सेंट्रल बिहार है वो फर्स्ट फेज में आ रहा है, 121 सीटों पे है और 122 सीटें सेकंड फेज में हैं। तो और बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन सारी चीज़ों को लेके आप ये कह लीजिए कि एक कॉन्फिडेंस है, इलेक्शन कमीशन कॉन्फिडेंट है। सर की जितनी कंट्रोवर्सी हुई और बाकी चीज़ें जो हो रही थी, उन सब के बाद जब तैयारी के साथ ये लोग आए हैं चुनाव कराने, आज से आचार संहिता भी लागू हो गई आपकी, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसमें जो मुझे एक फैक्टर नज़र आया है, उस पर अभी अनुपम से हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप भी थे जी, कि 14 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो रिजल्ट बदल सकते हैं, निर्णायक हैं। वो 14 लाख वोटर्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स, आपको उनके मूड का अंदाजा नहीं है। अब पहले वाली चीज़ तो है नहीं कि परिवार के मुखिया ने कह दिया कि भाई इसको वोट डालना है तो सारे चल पड़े, या गांव के दबंग या मुखिया ने कह दिया कि इसको वोट डालना है, पूरा गांव उसके पीछे चल पड़ा। तो ये अगर आप एवरेज के तौर पे देखें तो 14 लाख को अगर 243 से आप डिवाइड करते हैं तो 5761 मतदाता ऑन एन एवरेज एक असेंबली सीट्स पे आ रहा है। वो 5761 जो नंबर है ना विकास, वो बहुत निर्णायक है। मतलब आप पिछले नतीजों को उठा के देखें, 2020 के नतीजों को, तो 32 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर 5000 से कम था। आप सोचिए कि अगर ये फर्स्ट टाइम वोटर्स किसी एक तरफ झुकता है तो ये पूरा का पूरा नतीजा बदल सकता है। भाई विधानसभा में अभी की स्थिति क्या है? 129 और 111, 18 का ही तो अंतर है। और पिछली बार ये आप मिला लीजिए कि अगर 5000 से कम मार्जिन वाली जो सीटें हैं उनको अगर आप मिला लें तो भाई अगर वो जिस पाले में जाएगा उसकी सरकार या उसकी स्थिति मजबूत होती दिख रही है। और ऐसे वक्त में जब सारे पार्टियां जो हैं वो अपना कैंपेन में कहीं ना कहीं उन युवा वोटर्स पे फोकस कर रही है, पीके को हम देख रहे हैं या और नेताओं के हम भाषण देखें, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जब हम सुन रहे थे, पिछले इस आधे दशक में हमने देखा है सबसे ज़्यादा सवाल चुनाव आयोग पे उठाए गए। बिहार में खासतौर पर पिछले 3 से 4 महीने में SIR पर जो चर्चा हुई, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रही? 2 चरणों में जो चुनाव जिनका जिक्र अभी प्रभात जी कर रहे थे कि वो तमाम सेंसिटिव जोन जो तथाकथित कभी रहे हैं सेंसिटिव, उनको दूसरे चरण में रखा गया, उसको अनुपम आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से बिहार में 243 सीटों का ये पूरा संग्राम है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से तमाम सवालात हुए, तमाम तरीके चीज़ें रखी गई, लेकिन इतना साफ है कि बिहार इस बार बहुत अलग कुछ कहने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सर ने अभी बताया कि 14 लाख नए मतदाता,
14 लाख नए मतदाता हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो बनता है वो महत्वपूर्ण सवाल बनता है आधी आबादी को लेके, जिनको कि अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दल इससे पहले जहां पर भी चाहे स्टेट इलेक्शंस रहे हों चाहे लोकसभा के इलेक्शंस रहे हों, सर एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी बनता है कि आधी आबादी जो है वो किस फोरम पे, क्योंकि जिस तरीके से उनको रिझाने के लिए तमाम योजनाएं उनके लिए लाई गई, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हों चाहे राज्य की योजनाएं हों, और साथ ही साथ इससे पहले महिलाएं एक कड़ी एक फैक्टर के रूप में चुनावों में एक बहुत बड़े रोल प्ले के रूप में सामने आई। जी देखिए अनुपम, आप कहिए कि आधी आबादी पूरी सरकार है और नीतीश जी की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो महिलाओं के इर्द गिर्द और इस पे घूमती रही है। आपको याद होगा कि जब बिहार में शराबबंदी हुई, महिलाओं ने हाथों हाथ लिया था। शराबबंदी के फैसले का सपोर्ट सबसे ज़्यादा महिलाओं ने किया, बिहार की महिलाओं ने। आज भी कई योजनाएं हैं, आप पिछली कुछ कैबिनेट उठा के देख लीजिए नीतीश गवर्नमेंट की, कि कैबिनेट में हमेशा कुछ न कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं, चाहे वो नौकरियों में सीधी भर्ती में आरक्षण वाला मुद्दा हो। आरक्षण महिलाओं को मिल रहा था, लेकिन पहले डोमिसाइल फैक्टर नहीं था उसमें, बाहर की महिलाओं को भी मिल जाता था। पिछले महीने आई थिंक कि अगस्त में या जुलाई के कैबिनेट मीटिंग में नीतीश जी ने उसको कर दिया कि सिर्फ बिहार की महिलाओं को, बिहार की बेटियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। वो सीधे सीधे वोट की तरफ इशारा कर रहा है। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय का इजाफा हो या बाकी सारी चीज़ों, अभी 2 दिन पहले जो हर 75 लाख महिलाओं के खाते में जो 10-10 हज़ार रुपये डाले गए हैं, आप सोचिए कि एक महिला सिर्फ एक वोट नहीं है, वो एक परिवार की रिप्रेजेंटेटिव है। महिला को अगर फ़ायदा हुआ, वो 4 और लोगों को, अपने परिवार के और लोगों को कन्विंस करने की कुव्वत रखती है और करती भी है। तो आप इससे मिलाइए कि 75 × 5, या चलिए 5 भी मत मानिए, आप 2 ही मान लीजिए, 75 लाख गुने 2 या 3 आप कर लीजिए, 1.5 से 2.25 करोड़ आंकड़ा तो आ गया। अगर ये वोट आप मान लें उस पे सीट वाइज आप करें, तो आप देखिए कि ये अंतर कितना है। एक सवाल बड़ा जहन में सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि लोग जो है बीजेपी की जो सोच है, आइडियोलॉजी है, उससे तो प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो सोच है या वर्किंग है उससे लोग प्रभावित नहीं दिख रहे हैं। तो क्या माना जाए, जहां पर नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स होंगे और वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स नहीं होंगे, अगर वहां पर किसी तरीके का भितरघात होता है या भाजपा इंटरनली भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार के लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या नीतीश कुमार को नुकसान देखने को मिल सकता है? अनुपम, अभी तक आप भी बहुत लंबा अनुभव है आपका। बीजेपी के कैडर्स और बीजेपी के जो मतलब लोकल लीडर्स होते हैं, उनमें डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज तक आपने शायद नहीं देखा होगा कि टिकट ना मिलने से नाराज किसी ने भीतरघात किया हो या कहीं बाहर निकल के गया हो। तो बीजेपी का ये जो डिसिप्लिन है ना, ये शायद बिहार में भी दिखेगा आपको। और रही बात, आप जैसे कह रहे हैं कि ये तो ऑलमोस्ट सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है, और हमेशा से ये रहा है कि जेडीयू बीजेपी से कुछ सीटों पे ही सही सिंबॉलिकली वो ज़्यादा लड़ती है। इस बार भी जो फॉर्मूला तय हुआ है सोर्सेज के मुताबिक, वो ये है कि 108 सीटों पे शायद जेडीयू लड़ेगी, 107 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, यही आंकड़ा आ रहा है। अब आपने जो कहा कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि 50-50 मतलब दोनों बराबर हैं ऑलमोस्ट, तो जहां जेडीयू का कैंडिडेट है वहां बीजेपी का नहीं होगा, लेकिन बीजेपी का जो कैडर है वहां पे ना, वो वोट करेगा, एक मुश्त वोट करेगा, वो जेडीयू के कैंडिडेट को ही करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आंकड़े कुछ और कह रहे होते ना। मतलब इंटरनल फाइट आप कह रहे हैं नहीं होगी? नहीं है, वो बीजेपी का एक अपना कंट्रोल है पार्टी का। प्रभात सर, पार्टी इसी बात को मैं आगे इसलिए बढ़ाऊंगा क्योंकि आपने कहा, और सही भी है, एनडीए का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो अनुशासन ही रहा है। हमने पिछले 3 चुनाव अगर हम देखें, मध्य प्रदेश में 18 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्हीं से अनुमोदन कराया कि मोहन लाल यादव जो है वो सीएम होंगे, वहाँ अनुशासन दिखा। महाराष्ट्र में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद, और उसके बाद आज 2.5 साल हो गए, तो अनुशासन शक्ति है निश्चित तौर पर। लेकिन सर, महिलाओं वाले सवाल पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे वक्त में प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि अगर आप 10,000 किसी महिला को दे रहे हैं तो वो फ्री वीज नहीं, वो बिहार के ऊपर कर्ज के तौर पर है।
क्योंकि पैसा भले ही ऐसे में नहीं है, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। तो क्या मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना, लाड़की बहना योजना हमने महाराष्ट्र में भी देखी, वो महिलाओं वाला इम्पैक्ट में एनडीए बिहार में सफल होगा या पीके जो काउंटर कर रहे हैं उस पर बढ़त मिलेगी? पीके अभी मतलब आप कह लीजिए कि वो अपने तरीके से अपनी एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, और भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अगर कोई चुनाव से ठीक पहले कोई योजना लॉन्च की है या कुछ शुरू किया है तो उसके पास अपना कोई ना कोई प्लान तो होगा। बेशक, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हवाई किला बना के और आपने लॉन्च कर दिया कि मैं आज 10,000 रुपये डाल रहा हूँ और अगर मेरी सरकार आई तो उसके बाद बंद कर दूंगा, या नहीं आई तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक ये बर्डन है, बात सही है कि आप रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे। ये आज की तारीख में आपने एक मुश्त तो दे दिया क्योंकि सामने वोटिंग चुनाव है, लेकिन वोट के बाद आपकी सरकार आती है तो एक कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है आप अमाउंट कम करें या तरीके कुछ और निकालें कि इसका रेवेन्यू हमारा कहाँ से आएगा। ये सर, लेकिन सर आखिरी में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात आती है अब मुद्दे की, कि सबसे बड़ी बात ये कि बिहार का युवा हो या बिहार के नौजवान हो, सब रोज़गार चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। तेजस्वी यादव पिछले चाहे असेंबली इलेक्शन देखें जब बिहार के हुए थे तब से लेकर के अब तक, चाहे लोकसभा का चुनाव देखा जाए, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के जो वक्त की चीज़ें थीं, वो पुराना जो लालू प्रसाद यादव का दौर था उसको विपक्ष कहीं ना कहीं कोरिलेट करने की कोशिश करता है, या बीजेपी या जेडीयू की तरफ से कहा जाता है कि वो बिहार का पुराना शासन लौटाएगा लालू यादव वाला। 2 दशक बाद भी वो इतना इम्पैक्टफुल है। नहीं अनुपम, आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब दे दिया है। लालू की लेगेसी ऐसी है कि तेजस्वी चाह के भी उस गठरी के बोझ से उबर नहीं पा रहे। भाई आप 1990 से लेकर 2005 तक आरजेडी या लालू का डायरेक्ट शासन था। राबड़ी भी मुख्यमंत्री थी तो लालू नीतिगत फैसलों में उनका हस्तक्षेप होता था, तमाम तरह की चीज़ें थी। 15 साल आपने किया, लॉ एंड ऑर्डर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, उनकी स्थिति देख लीजिए। और आज पब्लिक का सवाल यही है ना कि वो वोट आखिर आपको करे तो आपकी किस बात पे विश्वास करके करे। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। तो क्या लग रहा है मुद्दा इस बार सबसे बड़ा चुनाव में क्या हो? देखिए मुद्दे बीजेपी और एनडीए, मतलब जेडीयू और प्लस बीजेपी मिला के आप एनडीए कह रहे हैं। एनडीए अपने पिछले 20 साल के कामकाज को लेके सरकार जनता के बीच जा रहा है। हालांकि एनडीए को ये डर भी है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको काटने के लिए बीजेपी ने उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए बीजेपी ने कुछ प्लानिंग की हुई है। जैसा मैंने अपने एक वीडियो में जिक्र किया है कि वो चेहरे बदलेगी। 25 से 30 विधायकों के टिकट कटने हैं। आप सोचिए, मौजूदा विधायक, टोटल नंबर ऑफ विधायक जो है बीजेपी के 80 हैं, उनमें से 25 से 30 के टिकट कटने वाले हैं। 12 के वो परफॉर्मेंस बेस है। 12 के ऐसे टिकट कटने वाले हैं जो 70 से ज़्यादा उम्र के हैं। कुछ पार्टी के से नाराज या असंतुष्ट चल रहे कुछ विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। मतलब बीजेपी पूरा का पूरा चेहरा बदल देगी। उससे फ़ायदा 2 है, एक तो नए लोगों को मौका मिलेगा, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर है उससे थोड़ी निजात मिलेगी। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार का ओवरऑल नेतृत्व, नीतीश कुमार का फेस वैल्यू, नीतीश कुमार की सारी चीज़ें एनडीए लेकर के इस चुनाव में उतर रहा है, या बैकडोर में कुछ और भी एजेंडा हो सकता है? नहीं, अभी तो चुनाव के चेहरे तो नीतीश कुमार ही हैं एनडीए की तरफ से। चुनाव के बाद हो सकता है कि कुछ बदलाव हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तो नीतीश के चेहरे पे ही बीजेपी भी जा रही है। एनडीए एक बैनर तले जा रहा है। एनडीए में आप बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी है, तो ये कास्ट सिनेरियो की बात होती है। उत्तर प्रदेश में भी कास्ट का फैक्टर है। विकास, क्या लग रहा है आपको कास्ट को लेकर? देखिए, कास्ट के साथ साथ एक सवाल जब आप पूछ रहे थे तो मेरे अलग से जहन में आया कि अभी चुनाव के वक्त में सीट शेयरिंग पे कहीं एनडीए में अंदर खाने कुछ है। अगर हम चिराग पासवान की बात कर लें या उपेंद्र कुशवाहा की, कुछ नजर आ रहा है सर? नहीं कि मतभेद या मनभेद? नहीं, मनभेद से बात आगे निकल चुकी है और ऑलमोस्ट डील डन हो चुकी है। अनाउंसमेंट बाकी है।
जो भी निगोशिएशन होना था इन लोगों ने किया है। जो भी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान थे और बाकी लोग ये इन्होंने अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है और ऑलमोस्ट डील डन है। कुछ ऐसा नजर नहीं आता है। अब नहीं दिख रहा है किसी की नाराजगी और किसी और को इंडक्ट कराना या किसी का छोड़ के जाना, ये चीज़ें नहीं हैं। दोनों तरफ, दोनों गठबंधन में, बीजेपी में एनडीए गठबंधन में मैंने बताया आपको कि जेडीयू और बीजेपी 108 जेडीयू 107 बीजेपी, ये सोर्सेज बता रहे हैं। अभी तक मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है। 22 सीटें चिराग के खाते में जाती दिख रही हैं अभी तक, जो समझौता हुआ है। 3 कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा को है और 3 जीतन राम मांझी की पार्टी हमको है। इसी तरीके से आपको महागठबंधन में भी है कि 130 सीट पे आरजेडी लड़ने की तैयारी में है, 55 सीटें कांग्रेस को दिया है और उसमें से कुछ लेफ्ट को है और बाकी 20 जो है वो आपको मुकेश साहनी है वीआईपी वाले, ये है सीटों। ठीक है, अब बहुत चूंकि समय की अपनी सीमा है, एक आखिरी सवाल, जो आपने कहा कि शराबबंदी महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। कल मैंने कहीं पीके को सुना तो उन्होंने कहा कि जैसे ही अगर हम चुनाव जीते सबसे पहले शराबबंदी हटाएंगे, तो सर ये फैक्टर इसको कैसे? नहीं, देखिए इसका एक आप अगर शराबबंदी के बाद के बिहार को भी देखें तो ठीक है, कुछ चीज़ें उस समय पॉजिटिव हुई थी, लेकिन अभी आपको बिहार में दिखेगा कि शराबबंदी के बावजूद ओपन मार्केट से ज़्यादा शराब की बिक्री और खपत बिहार में अभी चल रही है। दूसरा, बिहार में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है शराबबंदी के बाद, सूखे नशे का, जो हम स्मैक, चरस, अफीम, गांजा इसकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई आप या तो शराबबंदी के बाद ये होता कि कंप्लीट शराब मुक्त हो गया होता बिहार, तब तो बात आप थपथपाते। अब जाहिर तौर पर चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो ये चीज़ें रंग देखने को मिलेंगे बिल्कुल। और बिल्कुल आज तारीखों का ऐलान हो चुका है। आप अगर चाहते हैं कि इस तरह की चर्चा जो है, आपके जो सवाल हैं वो हम प्रभात जी से, अनुपम जी से डिस्कस करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।